सरदार भानू प्रताप सिंह जी साडे विच मौजूद ने। प्लीज मैं बेनती करदा कि इन्हां नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो। आंदे जाने इन्हां दी एक गल बहुत कीमती है। प्लीज सारे बैठ जाओ, जितने भी वीर भैन खड़े आ सारे बैठ जाओ ते भानू प्रताप सिंह जी नूं ध्यान दे नाल सुनन दी किरपालता करना। श्री भानू प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्री एस.आर. नंदन साहब। सबसे पहले करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और समग्र क्रांति के प्रणेता हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, आप सभी को मेरा जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, मैं आज सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूं श्री एस.आर. नंदन साहब का और उनके सभी साथियों का जो उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और सम्मानित किया, आपके बीच में बोलने का मौका दिया। साथियों, मैं करीब 15 दिन पहले दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल था। मुझे स्टेज से बोलने का मौका दिया गया। मैंने वहां 3 बातें रखी। उन 3 बातों में एक बात थी मजदूरों की और एक बात थी ईवीएम की और एक बात थी एमआरपी की। आपने एमएसपी सुना है ना? एमआरपी भी लिखा हुआ पढ़ा तो होगा, लेकिन वो एमआरपी जो मैंने बताई वो थोड़ी सी अलग है, पर उसे मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन आपके सामने जो मजदूरों की बात रखी वो मैं जरूर आपके सामने बताऊंगा। मैंने मंच से ये बात कही कि जो किसान आंदोलन हमारा चल रहा है, मैं लगातार 4 महीने से उसमें शामिल हूं। इस आंदोलन में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद ये नारे रखते हैं और किसान मजदूर एकता का बैनर भी वहां पर है और बहुत बड़ी संख्या में मजदूर भी उस किसान आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन किसान आंदोलन का सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा जाता है, उस प्रस्ताव में कहीं भी मजदूरों की मांगें शामिल नहीं है। या मैं इसको थोड़ा सा ये कहूं कि किसान कानून लाने से पहले भी इस सरकार ने जो श्रम कानूनों को खत्म किया और मजदूरों को तबाह करने के लिए नए श्रम कोड बनाए, यानी लगभग 44 कानूनों को खत्म करके 4 जो कोड बनाए हैं मजदूरों के लिए, वो भी वापस होने चाहिए और मजदूरों की पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। इस अपने मांग पत्र में ये बात भी शामिल करनी चाहिए किसानों को। केवल कहने से कुछ नहीं होता कि मजदूर भी साथ में हैं, हम मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर साथ में हैं, अच्छी बात है, सही है ये बात,
लेकिन किसानों की मांग के साथ साथ मजदूरों को तबाह करने वाले जो कानून हैं उनको भी वापस लेने की मांग किसानों के मांग पत्र में होनी चाहिए। तभी तो लगेगा कि वाकई में मजदूरों की भी बात की जा रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी कोशिश करें, मजदूर साथियों के दिल में यह बात हमेशा रहेगी, यार बात तो ये हमारी बात तो कह रहे हैं लेकिन कागजों में तो कहीं भी नहीं है, लड़ाई तो कागजों पे है। भाई अगर कानून वापस होंगे तो सब कागजों में ही तो होगा, पर कागजों में तो केवल कृषि कानून वापस करने की बात है, श्रम कानून वापस लेने की बात तो नहीं। इसलिए श्रम कानून भी वापस होने चाहिए। लोग कहते हैं अगर इसको हम शामिल करेंगे, कुछ लोगों का कहना है तो यह होगा कि यह आंदोलन अपने उससे भटक रहा है। मैं कहता हूं ये नहीं होगा, ये गलत है। 4 महीने पहले जब यह आंदोलन दिल्ली पहुंचा था तब परिस्थिति और थी। आज 4 महीने बाद परिस्थिति और है, और इस परिस्थिति में अगर सरकार अपने पैंतरे बदलती है, सरकार अपना स्टैंड बदलती है, तो हमें अपने मजदूर साथियों को शामिल करने में क्या दिक्कत है? उनकी डिमांड को शामिल करने में क्या दिक्कत है? कल की परिस्थिति थी हम नहीं कर पाए, आज परिस्थिति बदल गई, हम शामिल करेंगे इसमें। इससे क्या होगा? वाकई में किसान और मजदूर दोनों मन से साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में वाकई में किसान और मजदूरों को तबाह करने की ही सारी कोशिशें हो रही है। ये भाजपा सरकार, ये यूं कहो जो राज्यपाल साहब अभी कह के गए, हिंदुओं की सरकार, हिंदुत्व लाने वाली जो सरकार है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाली जो सरकार है, इस सरकार से अगर निपटना है तो हम सबको न केवल इकट्ठा होना पड़ेगा बल्कि काम भी ऐसे करने पड़ेंगे जिससे लगे हाँ हम एक साथ हैं और मन से साथ हैं। इसलिए उन कानून को भी वापस लिया जाए, ये इसमें शामिल होना चाहिए। बार बार जब सबसे बड़ी चोट पड़ती है वो सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर पर पड़ती है। किसी को पता भी नहीं लगा और श्रम कानून खत्म कर दिए गए कोरोना की आड़ में। और कोरोना आप समझते हैं, कोरोना ये सरकारी बीमारी है, वैसे इस दुनिया में कहीं कोरोना नहीं है। मैं 4 महीने से आपको बता दूं, 4 महीने से 120 दिन हो गए लगातार आंदोलन में, किसान आंदोलन में शामिल हूं। लाखों लोग दिल्ली के 5 बॉर्डर पर पड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यक्ति मास्क नहीं लगाता, मैं भी सिर्फ पुलिस से चालान के बचने के लिए मास्क लगाता हूं। मैं भी किसान आंदोलन में मास्क नहीं लगाता, आपके सामने बिल्कुल ठीक हूं। एक भी व्यक्ति को कोरोना नाम की चीज नहीं है। जितने भी साथी, किसान साथी आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, एक साथी भी हमें कोरोना की वजह से छोड़ के नहीं गया। एक साथी का देहांत कोरोना की वजह से नहीं है। और वैसे भी आपने देखा होगा, जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। तो क्या चुनाव से डरता है, इलेक्शन से डरता है कोरोना? बंगाल में नहीं, उससे पहले बिहार में नहीं था, असम में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल में नहीं, पांडिचेरी में नहीं, कहीं भी तो नहीं है। है कहां? जहां किसान इकट्ठे हो रहे हैं। इस पंजाब में मैक्सिमम लोग तो पंजाब गए ही हैं, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन पंजाब में कोरोना। क्या माना जाए? क्या मानिए कैप्टन साहब कोई इनके साथ में मिली भगत है क्या? वो भी मिले हुए हैं बीजेपी के साथ में, कैप्टन अमरिंदर से जो मुख्यमंत्री हैं। ये सब एक षड्यंत्र नजर आता। तो इसलिए मेरा आपसे कहना यह है साथियों कि जो मजदूर हैं, गरीब हैं, सबसे ज्यादा मार इस पर पड़ती है। और ये जो किसान कानून है, इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो मजदूर का होगा। कैसे होगा साथियों? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उस कानून के माध्यम से धीरे धीरे
जब किसान की जमीन जाएगी उसके हाथ से और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, तो खेतीहर मजदूर कहां जाएगा? कहां जाएगा खेतीहर मजदूर? मतलब यह है कि खेतीहर मजदूर तबाह हो जाएगा। और जब सारा अनाज व्यापारियों के गोदामों में बंद हो जाएगा और इस देश का किसान भी तबाह हो जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी मार किस पर पड़ेगी साथियों? महंगाई बढ़ेगी तो किस पर मार पड़ेगी? मजदूर पर, गरीब पर। और साथ में साथियों, मैंने बार बार ये अपने वीडियोस में लगातार ये बात बताई है, जब सारे देश का अनाज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, तो इस देश के 82 करोड़ लोगों, 82 करोड़ 82 करोड़ लोगों के लिए, जिनके लिए सन 2013 में ये जो हमारी संसद है, इस संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था, जिसके तहत कहा कि देश में इतने लोग गरीब हैं, इसलिए 82 करोड़ लोगों को 5 लाख राशन की दुकानों से राशन देना पड़ेगा। तो जब सारा अनाज व्यापारी के चला गया तो उन दुकानों के लिए कहां से लाओगे? राशन की दुकानों के लिए अनाज कहां से मिलेगा? और जब राशन की दुकानों के लिए अनाज नहीं है तो कौन मरेगा? यही गरीब, यही मजदूर मरेगा। और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत आप ये मत समझना कि यूं ही होगा, नहीं। जब से ये भाजपा सरकार आई है 2014 से, ये जितने भी काम कर रही है बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रही है। कोई भी इनका काम बिना सोचे नहीं है। और उसके पीछे जो इनका एजेंडा है वो एजेंडा है 2025 में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। यह है मेन एजेंडा। इसी के लिए लगातार ये सारा काम हो रहा है। और इस एजेंडे में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो है अंबेडकरवाद। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनकी विचारधारा, उनका मिशन, उनके कार्य, यह है सबसे बड़ी विचारधारा जो रास्ते में बाधा है। इसलिए इसको खत्म करना है। और इनको खत्म करना है तो गरीब को खत्म करो, मजदूर को खत्म करो, और बचा कुचा रह जाए तो किसान को खत्म करके उसकी जमीन ले। मैंने देखा है मजदूरों को लाल झंडा उठाकर बहुत बड़ी संख्या में लगातार निकलते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन झंडों के नीचे आप अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, क्या वहां कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात होती है? नहीं होती। और इस देश में अगर जो मजदूर हैं उनकी बात अगर सबसे पहले किसी ने उठाई, उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, उनके लिए अगर कानून सबसे पहले किसी ने बनाए या बनवाए, तो वो केवल एक ही शख्स से, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। याद करो, आपको अगर ध्यान है, नहीं है तो इतिहास पढ़ो। जब बाबा साहब इस देश में अंग्रेजों का राज था, गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय भी कहते थे, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल में 1942 से लेकर 1942 से लेकर 1946 तक 4 साल बाबा साहब लेबर मेंबर रहे। और लेबर मेंबर का मतलब उस समय लेबर मिनिस्टर रहे। और जिस समय बाबा साहब गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से लेबर के हक में कई कानून बनवाए। जैसे आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा, जैसे जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं उनको मान्यता मिलनी चाहिए, ये बाबा साहब ने कानून बनवाया। ट्रेड यूनियंस को अन्यथा रजिस्टर तो थी लेकिन मान्यता नहीं थी, ये बाबा साहब ने करवाया। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी किसी भी मजदूर को मिलनी चाहिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए मजदूर को, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया। ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया कि जो मजदूर है उस मजदूर को हड़ताल करने का हक है, उससे
हक छीना नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है तो आवाज उठाने का एक तरीका है हड़ताल करना, वो करने का एक तरीका है हड़ताल करना, जो आज की तारीख में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने और इससे जुड़े हुए भिन्न भिन्न राज्यों की जो भाजपा सरकारें हैं उन्होंने ये कानून खत्म किए हैं। बताया ना मैंने कि 4 को अभी हमारे श्री राजेंद्र साहब बता के गए हैं आपको। तो ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेके आए। यही नहीं साथियों, दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने देश में जो यूनियन बनाई वो भी जो उन्होंने बनाया सफाई मजदूर संगठन बाबा साहब डॉक्टर के समय में बना। म्युनिसिपल कामगार यूनियन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई। तो ये ऐसे कितने ही कानून थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए। जो मजदूर से लिया जाता था 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जाता था, उस मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हो। ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनवाया। साथ में महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती थी, अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हो गई, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और उस छुट्टी में उनकी तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए, उनकी तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए। ये कानून भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनवाया। लेकिन एक इंसान, एक इतना महान व्यक्तित्व जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को जीने का हक दिलाया, वही लोग उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि कौन है आपके लिए काम करने वाला। अगर हम लोगों ने वाकई में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानी होती तो बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं होती और आज जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता। साथियों, मैं मंच पे था, मैंने बहुत तरीके से एक बात उनको बताई, समझाई। ये जो कृषि कानून है, ये काले कृषि कानून निश्चित रूप से ये वापस होंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं नहीं जानता समय क्या होगा, लेकिन ये वापस होंगे जरूर। पर क्या इनके वापस होने से भी तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन कानूनों को लाने वाला कौन है? वो है आरएसएस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आरएसएस के हाथ की कठपुतली बन के जो भी सरकार रहेगी, ऐसे कानून किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से कभी न कभी आते रहेंगे। तो असली समस्या क्या है? असली बीमारी क्या है? बीमारी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको उखाड़ के फेंकना है। जब तक इसे उखाड़ के नहीं फेंकोगे, कितना शोर मचाओ, कितनी मीटिंगें करो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ भी करना है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तब तक उखाड़ नहीं सकते जब तक ईवीएम है। ईवीएम समस्या होना, ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी, यानी हर वोट मोदी के लिए। अभी मैं कल परसों न्यूज देख रहा था, वहां पे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, पता लगी वहां भी कई ईवीएम मशीनों में खराबी है और इसकी शिकायत भी हो रही है। तुम अब शिकायत कर रहे हो? तुम्हें शिकायत कब करनी चाहिए? तुम्हें जब पहले ही इलेक्शन होने से पहले ही शिकायत करनी चाहिए। इलेक्शन होने से पहले ही आंदोलन करना चाहिए था कि राज्य में किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव हो ना जाए। तब तो किया नहीं तुमने, अब ईवीएम की बात करो, होना ही है ये। जब तक नहीं समझोगे आप, अगर बीमारी क्या है उसकी जड़ नहीं समझोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। इसलिए हम में से हर व्यक्ति का अगर मकसद होना चाहिए, ये कानून सरकार कब लेके आई है, बीजेपी कब लेके आई है? जब सत्ता उसके हाथ में, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे केवल लॉ का खत्म करना हो, कब लेके आई है? जब सत्ता उसके हाथ में। इसका मतलब यह है जो भी चीज है वो सब सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, सत्ता से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। तो क्यों ना सत्ता ही अपने हाथ में ले ली जाए? कभी दिमाग में ये बात नहीं आती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। कब तक यूं ही बैठे रहोगे? ये राजनीतिक शक्ति, ये चाबी अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हो?
और लोगे नहीं, ऐसे ही भटकते रहोगे। 2022 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। मैं पंजाब के लोगों से बात करता हूं, बाकी छोड़ दीजिए। आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से दिल्ली में इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन किसान आंदोलन अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, आवाज बन चुका है। पूरे अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसकी गूंज सुनी जाती है। और आप यकीन मानना, इस आंदोलन की सफलता के बाद दुनिया के इतिहास में किसानों के कई ऐसे बदलाव होंगे जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी की नहीं होगी। दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे जो आंदोलन है उसकी ताकत कौन है? पंजाब के लोग। अगर पंजाब के लोग नहीं होते, ये आंदोलन इतनी देर तक नहीं चल सकता था, ये आंदोलन इतना लंबा, इतना मजबूत हो नहीं सकता था। न जाने कौन कब आपके बीच में से धोखा देके चला जाता, लेकिन केवल आपकी ताकत है, ये पंजाब के लोगों की ताकत है। और धन्यवाद साथ में देता हूं हरियाणा के भाइयों का, जिन्होंने भाई का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया और इस आंदोलन को और मजबूत बना दिया। तो साथियों, आपकी बदौलत ये आंदोलन ईमानदारी से चल रहा है, इतना मजबूती से चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए साथ में ऐसी स्थिति कभी ना आए, ऐसे कानून को सरकार बनाने की कोशिश ना कर सके, इतनी हिम्मत ना कर सके, सत्ता को अपने हाथ में लेना होगा। 2022 में चुनाव है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, हम लोग बहुत जल्दी पूरे देश में ईवीएम के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। मैं चाहूंगा, अगर आप समझते हो कि हम सही काम कर रहे हैं, साथ दो, हमारा ईमानदारी से साथ दो। या तो हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव ईवीएम से हो ही नहीं, बैलेट पेपर से हो, और अगर फिर भी सरकार चुनाव करवाती ईवीएम से, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ईवीएम को तोड़ देना और फाड़ के फेंक देना, ताकि सरकार की समझ में आ जाए कि उसकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। क्योंकि बिना सत्ता हाथ में लिए कुछ होना नहीं, एक नहीं, दो नहीं, कितने आंदोलन करते रहे हम, कुछ हुआ क्या? और अब तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि देश की सबसे बड़ी अदालत वो भी सरकार के साथ में आके खड़ी हो गई। आपने देखा होगा कि ऐसा कानून पिछले 3-4 साल में अगर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट ऐसा कोई नजर आता है जो सरकार के खिलाफ, एक भी नहीं। सारे के सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सरकार के हक में आ रहे हैं। ये जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या देखना था? सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को केवल इतना देखना था, ये कानून संवैधानिक है या नहीं। अगर ये संवैधानिक नहीं है, इनको रद्द करना था, एक झटके में रद्द करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कृषि कानून बने हैं, दो जो कानून हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और साथ में निजी मंडियों का। निजी मंडियां मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं, और मार्केटिंग जो हमारे संविधान की अनुच्छेद 246 है, उसकी 7वीं अनुसूची में जो स्टेट लिस्ट है, यानी राज्य की सूची है। संविधान ने बहुत सी चीजें बहुत तरीके से बनाई है, आधा मिनट में समझाऊंगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के कौन कौन से विषय होंगे, किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकेगी, ये पहली लिस्ट में है, जिसे हम सेंट्रल की लिस्ट बोलते हैं, केंद्र की लिस्ट। दूसरी लिस्ट राज्य की, उस राज्य की लिस्ट में राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, ये है। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, यानी संभव की सूची, उस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन माना केंद्र का कानून जाएगा जहां तक विरोध नहीं। तो जो कानून ये बनाए गए हैं, ये तीनों कानून, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और जो निजी मंडियों का कानून है, ये दोनों कानून संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत 7वीं अनुसूची में राज्य की सूची में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। और स्टेट लिस्ट में सीरियल नंबर 14 पर 14 पर कृषि एग्रीकल्चर है, और सीरियल नंबर
28 यानी 28 पर मार्केटिंग विषय आता है। इसलिए दोनों विषय राज्य के हैं, केंद्र के नहीं हैं। तो क्या करना था सुप्रीम कोर्ट, जब उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है, इन कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना था। लेकिन अभी आपने सुना आदरणीय राज्यपाल साहब क्या कहते गए कि जब ये बात कही तो गृह मंत्री कहते हैं कि आप चाहो इसको बेकार कर दो, पूरे कानून को पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको वापस लेने की बात मत करो। राज्यपाल साहब ने कहा जी हां, वापस लेने की बात ही तो करनी है, क्योंकि अगर ये वापस लेने की बात ना करें और संशोधन मान लिए जाए, इसका मतलब यह है जो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार पूरी तरह से तानाशाह बनी हुई है और राज्यों का हक मारकर, उनके अधिकार छीनकर इस देश के संघीय ढांचे को, जिसमें केंद्र अपना काम करता है, राज्य अपना काम करते हैं, उस संघीय ढांचे को पूरी तरह से तबाह करना चाहती है। और एक बार अगर ये तबाह हुआ, आप बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही कदम पर उसको रोकना है और उसके पहले ही कदम को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए कानून वापस होने से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं साथियों, और आप लगातार इन सारी चीजों को, सारे संघर्षों को देख रहे हैं साथियों। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमारी आपसी विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन जो कानून है, चाहे कृषि कानून है, श्रम कानून है, तो हम सबके लिए ही ना, उनका हम सबसे बहुत गहरा रिश्ता है ना, उनका असर हम सब पे पड़ेगा ना, पूरा देश तबाह होगा ना। इसलिए हर किसी को इस आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है अगर इस तानाशाह सरकार ने अगर गलत कदम एक उठाया है, इसके उसी कदम को उखाड़ कर फेंक देंगे और जड़ से उतार के फेंकेंगे, ताकि ये सरकार आगे इस तरह के काम करने की हिम्मत ना कर सके। और वो तभी संभव होगा जब सारे के सारे इकट्ठे होंगे साथी। इस कानून का असर, जैसे मैंने बताया, न केवल मजदूरों का, अब आप देखिए कि किस तरह से काम किए हैं। जो ये श्रम कानून लेकर आए, सारे अधिकार छीन लिए मजदूरों से, 10 से 12 घंटे कितने ही काम कराए, कोई सुनने वाला नहीं। जो फैक्ट्री लॉ केवल 10 वर्कर अगर किसी कंपनी में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते, केवल 10, वहां पर भी लागू होता था। लोग उससे बचने के लिए 9 वर्कर रखते थे। आज की तारीख में इसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया राजन साहब, 300 तक कर दिया। यानी अगर 300 यानी 299 था, अगर किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में लोग काम करते हैं, उनको जैसे चाहे जो चाहे उनके खिलाफ कर दो, निकाल के फेंक दो, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मत दो, उन्हें ईपीएफ जो भी करना है वो कुछ मत दो, जो चाहे जितने घंटे जाओ काम करो, कोई कहने वाला नहीं है। यानी 299, और इसकी जद में कितनी कंपनियां आ जाती है इस देश की, इस सब की जद में इस देश की 80% से ज्यादा कंपनियां आ जाती हैं। यानी देश में जो फैक्ट्री है, जो कंपनियां हैं, 80% कंपनियों को कह दिया तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो, हमारी आंखों के सामने मजदूर का गला काट दो, हम कुछ कहने वाले नहीं हैं, आपके खिलाफ कुछ करने वाले नहीं हैं। यह है सरकार का काम। और केवल यही नहीं, न जाने कितनी कितनी चीजें की हैं, पर सोचना हमें है साथी, क्या हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे या हम इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई करेंगे मिलकर, या केवल यूं ही चुपचाप करेंगे? मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे मतभेद हों, सबको एक साइड में रखिए, इकट्ठे होकर इस आंदोलन में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जैसे आदरणीय नड्डा साहब और इनकी पूरी टीम के साथी लगातार वहां पर जा रहे हैं किसान आंदोलन में, लगातार जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इस तरह की इतनी बड़ी मीटिंग मजदूर और किसानों की यहाँ पर रहने की है। इस तरह से हमें मिलकर काम करना है। ध्यान रखना साथियों, इकट्ठे रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, अगर बिखरे रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे।
और इन सरकार ने और आरएसएस ने हमको बिखेरने का ही काम किया है और कुछ काम नहीं किया है। हर तरफ जहां देखे केवल हमको बिखेरा ही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज जो भाईचारा हम सब के बीच में बना है और इस भाईचारे की बदौलत हम जो साथ आए हैं, अपने मतभेद भुलाकर जो इकट्ठे हो रहे हैं, इस भाईचारे को और बढ़ाइए, इस भाईचारे को और मजबूत कीजिए, क्योंकि ये भाईचारा ही है जो हमें ऐसी तानाशाह सरकार से मुक्ति दिलाएगा। ये भाईचारा ही है जो इस देश को और इस देश की जनता को बचाएगा। नहीं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। विपक्ष मर चुका है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, कुछ नहीं है, केवल आप ही बचा सकते हैं। और आपकी ताकत इस आंदोलन को जिस तरह से जन आंदोलन के रास्ते पर ले चुकी है, इस जन आंदोलन को हमें और मजबूत बनाना है और इस सरकार को उखाड़कर फेंकना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी एक कानून पास हुआ दिल्ली में, एलजी को पावर दी गई, एलजी को चीफ मिनिस्टर से ऊपर कर दिया गया। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत है, जो किया है गलत है, क्योंकि इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करता है, जिसमें राज्य अपना काम करें, केंद्र अपना काम करे। लेकिन सब कुछ अगर केंद्र अपने हाथ में लेगा तो राज्य कहां से काम करेंगे? तो ये कानून पास हुआ। आप देखना इसके मजेदार, मैं मानता हूं लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, कानून पास हो जाएगा। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, फिर भी ये सारे कानून कितने आराम से पास हो जाते हैं। तो दोषी कौन है? बीजेपी को आप क्या दोष देंगे? बीजेपी तो आपकी गर्दन काट रही है। जिनको आपकी गर्दन बचानी है, असली दोषी, असली गुनहगार, असली गद्दार वो लोग हैं, वो विपक्ष के लोग जिनकी जिम्मेदारी थी राज्यसभा में कानून पास नहीं होने देते, लेकिन उनके होते हुए कानून पास हो जाते हैं। और मजेदार बात, जब ये कानून पास हुआ एलजी वाला, तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने का मतलब समझते हो? हम वोट में हिस्सा ही नहीं ले रहे, हम कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे, और 4 पार्टियों ने और वॉकआउट कर दिया। नतीजा, जो कानून था उसके पक्ष में 83 वोट पड़े, मात्र 83, और उसके विपक्ष में यानी जो उसके विरोध में थे 41 वोट पड़े। और जबकि बहुमत किसका है? विपक्ष का। अकेले कांग्रेस के मैं समझता हूं 70-80 एमपी जो राज्यसभा में इसी तरह की स्थिति, और सारे मिला के। लेकिन जब आपने वॉकआउट कर दिया, इसका मतलब यह हुआ आपने सरकार को पूरी छूट दे दी, जो कानून जैसे पास करना है कर लो। तो क्या ये ना माना जाए कि आप लोग भी सरकार के साथ में खड़े हो, सरकार के ही कानून बनवाने में उसकी मदद कर रहे हो? ये है स्थिति। इसलिए हमें समझना पड़ेगा साथियों। मैं आखिर में आपसे अपनी बात सिर्फ इतना निवेदन करते हुए खत्म करूंगा, एक रहना है हमें, एक होना है हमें, और मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी है। और मुझे विश्वास है जिस दिन हम एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकेगी हमें साथियों। और इसका नजारा दिखना चाहिए इस किसान आंदोलन में भी, और आने वाले 2022 के चुनावों में भी। कम से कम यहां तो आप बीजेपी नहीं और भी जो है उन सबको उखाड़ कर फेंक दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, इतने ध्यान से सुना, मेरा सम्मान किया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बोले सो निहाल, बोले सो निठे, महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समा हो रहा साथियों।